गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। वन दरोगा की विज्ञान की इस क्लास में, इस कक्षा में, केसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के, साइंस के कुछ एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो हम देखेंगे इसमें कि कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट आपका इसमें मूल भौतिक राशि है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक राशियां किसे कहा जाता है? भौतिक राशियां उन्हें कहा जाता है जिनको हम परिभाषित भी कर सकते हैं और जिनको हम माप भी सकते हैं, उनको हम भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियां होती हैं और दूसरी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। ठीक है, तो मूल भौतिक राशियां वो राशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहती हैं। व्युत्पन्न राशियां वो राशियां होती हैं जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। जैसे कि अगर हम व्युत्पन्न की बात करें तो इसमें हम उदाहरण के तौर पे बल को ले सकते हैं, फोर्स को ले सकते हैं। तो फोर्स क्या होता है आपका? द्रव्यमान गुणा त्वरण, एक्सीलरेशन। यानी कि बल किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान पे निर्भर करता है, मास पे निर्भर करता है। अब हम देखेंगे, क्योंकि राशियां तो बहुत सारी हैं, हजारों राशियां हैं, तो मूलभूत राशि की हम बात करेंगे। तो मूल राशियां 7 प्रकार में डिवाइड की गई हैं। इनको मतलब मूलभूत राशियों, जो मूल राशियां हैं उनमें 7 राशियों को रखा गया है, जिसमें समय को रखा गया है, लंबाई इसमें रखा गया है, उसके बाद ताप, ज्योति तीव्रता, समय, लंबाई, ताप, ज्योति तीव्रता और टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, उसके बाद आपका द्रव्यमान। ये मूल भौतिक राशियां हैं, ये मूल भौतिक राशियां हैं। और इसमें जो 7वीं कैटेगरी में आती है वो आती है विद्युत धारा। अब हम इनकी इकाइयों को देख लेते हैं। जो समय की इकाई होती है वो सेकंड होती है, उसके बाद लंबाई की मीटर होती है, ताप की केल्विन होती है, ज्योति तीव्रता की कैंडेला होती है, पदार्थ की मात्रा इसकी यूनिट होती है मोल और विद्युत धारा की होती है एम्पियर। अब हम अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका शक्ति का मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ अ पावर। तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है आपका वाट। पावर की यूनिट होती है आपकी वाट, पावर को वाट में मापा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे हर्ट्ज। तो हर्ट्ज जो होती है ये आवृत्ति की इकाई होती है, फ्रीक्वेंसी की। वोल्ट होती है विद्युत विभव की, यानी कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति, यहां पे ये एक्चुअली पूरा प्रश्न नहीं है। विद्युत शक्ति की इकाई, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति की इकाई जो होती है वो होती है वाट। ठीक है, कूलाम आवेश की इकाई होती है, यानी कि चार्ज। वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है, विद्युत विभव की होती है। एम्पियर विद्युत धारा की होती है। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। बल का मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ अ फोर्स। तो यूनिट ऑफ अ फोर्स क्या होता है आपका? यूनिट ऑफ फोर्स ये होता है आपका न्यूटन। ये होता है न्यूटन, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन फोर्स की आपका न्यूटन। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5, कार्य का मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ अ वर्क। ये होती है आपका
SI यूनिट होती है वर्क की, ये होती है आपका जूल। और इसमें जो डाइन इसमें है आपका डाइन, तो डाइन बल की ही इकाई होती है, फोर्स की होती है, ये CGS सिस्टम के अंतर्गत होती है। बढ़ते हैं अगले MCQ की तरफ। आवृत्ति को मापा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है आपका हर्ट्ज। मीटर पर सेकंड यूनिट किसकी होती है, चाल ऑब्लिक वेलोसिटी, वेग। यहां पे ये रेडियन है, रेडियन कोण एंगल की SI यूनिट होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओम मीटर किसका मात्रक है, तो ओम मीटर जो मात्रक होता है वो होता है आपका, ओम मीटर जो मात्रक होता है वो रेजिस्टिविटी का होता है, प्रतिरोधकता का होता है। अगर हम बात करें प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, तो इसकी इकाई होती है ओम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इकाई जो होती है वो किसकी इकाई होती है, प्रकाश वर्ष डिस्टेंस की होती है, दूरी की होती है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो है प्रकाश वर्ष कहलाती है। बढ़ते हैं अगले MCQ की तरफ। प्रश्न नंबर 9, पारसेक, तो पारसेक भी एक डिस्टेंस की इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक pH, एक्चुअली यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, तो ये pH ना होके ये HP है, तो HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, और इसको हिंदी में कहा जाता है अश्व शक्ति, है ना। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, लेकिन में से कौन सा अणु का भाग नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विकल्प डी, फोटोन अणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन अणु का भाग है, प्रोटॉन अणु का भाग है, न्यूट्रॉन अणु का भाग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था, तो परमाणुीय नाभिक को जो है एक्चुअली रदरफोर्ड ने खोजा था, रदरफोर्ड ने खोजा था। उसके बाद यहाँ पे आइंस्टीन है, तो आइंस्टीन के बारे में आप जानते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देने वाले, सापेक्षतावाद का सिद्धांत, है ना, E=mc² को देने वाले थे, है ना। और डाल्टन ने क्या किया था, अणु की खोज करने वाले डाल्टन थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, सभी लोग जानते हैं। एटम में न्यूट्रॉन की खोज, तो ये न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे आपके चैडविक, ऑप्शन बी। बाकी बढ़ते हैं अगले MCQ की तरफ। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है तो उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। बढ़ते हैं अगले MCQ की तरफ। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, यानी कि एलिमेंट, तो इसका आंसर है आपका ऑक्सीजन। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, एलिमेंट है ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो पृथ्वी पर जो है लगभग वर्तमान में 118 एलिमेंट पाए जाते हैं। 118 तत्व पृथ्वी पर कुल पाए जाते हैं वर्तमान में। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें सबसे ज्यादा जो क्रियाशील धातु कोई होती है अगर, तो वो
पोटेशियम होती है, और पोटेशियम के बाद तब आपका सोडियम का नंबर आता है। कैल्शियम भी है क्रियाशील धातुओं में, लेकिन कैल्शियम का स्थान काफी बाद में आता है। तो सबसे पहले पोटेशियम का आता है, फिर आपका सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का। प्रश्न नंबर 18, सर्वाधिक भारी धातु है, जो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट मेटल है, वो है आपका ऑप्शन बी, यूरेनियम। यूरेनियम जो है सर्वाधिक भारी धातु है। प्रश्न नंबर 19, बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, क्योंकि अयस्क क्या होता है और क्या होता है, मतलब जो है आपका कह सकते हैं कि धातु का अशुद्ध रूप होता है, फिर उसको शुद्धिकरण के द्वारा धातु को प्राप्त किया जाता है, इसको हम कहते हैं अयस्क। 19 के बाद नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो इसका जो जवाब होगा आपका वो होगा आंसर डी, तांबा स्वतंत्र मेटल है, मिश्र नहीं है। पीतल की अगर हम बात करें तो पीतल आपका तांबा प्लस जस्ता यानी कि जिंक को मिला के बनता है। उसके बाद बात करें, ये स्टील है एक्चुअली, तो स्टील बनता है आपका लोहा प्लस कार्बन को मिला के, लोहा प्लस कार्बन को मिला के आपका स्टील होता है। बात करें ब्रॉन्ज की यानी कि कांसा, तो कांसा कैसे बनता है, तांबा प्लस टिन को मिला के आपका ब्रॉन्ज बनता है, कांसा बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, फूलों के अध्ययन को, एक्चुअली यहां पे ये टर्म गलत है, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है आपका ऑप्शन बी, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में हम फूलों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कीटों के अध्ययन को यानी कि स्टडी ऑफ कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो यहां पर जो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो कहलाता है आपका ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जनगणना, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन सी, जनांकिकी। जनांकिकी का मतलब होता है आपका डेमोग्राफी। आनुवंशिकी में, आनुवंशिकी क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है आपका, पूर्वजों के द्वारा माता पिता के गुण जब बच्चों पे आ जाते हैं तो उसको हेरिडिटी कहा जाता है। उसके बाद पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी, तो इकोलॉजी क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होता है, जो हमारा मतलब जहां पर हम रहते हैं पृथ्वी के चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसके संबंध में जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ, प्रश्न नंबर 24, रेशम कीट पालन को, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सेरीकल्चर के अंतर्गत। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन जब किया जाता है तो उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। एग्रीकल्चर कृषि को कहा जाता है, खेती को। हॉर्टिकल्चर में मसालों की खेती, सब्जियों की खेती, फलों की खेती, और फ्लोरिकल्चर में स्पेशली जो है आपका फूलों की खेती की जाती है। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ, 25, विटीकल्चर के द्वारा इनमें से कौन एक उत्पादित होता है, तो विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, ग्रेप्स का। ग्रेप्स का प्रोडक्शन, ग्रेप्स की जो खेती की जाती है वो विटीकल्चर के अंतर्गत की जाती है। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खियों का जो उपयोग किया जाता है वो एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है।
इसमें आपका मधुमक्खी पालन किया जाता है और उनके द्वारा शहद वगैरह तैयार किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ, 27। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन, तो ये कहलाता है आपका ओलेरीकल्चर। जो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का जो अध्ययन होता है प्लांट्स का, तो ये कहलाता है ओलेरीकल्चर। प्रश्न नंबर 28, पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं, सॉयल का अध्ययन करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का जो अध्ययन होता है वो विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यहां पे थोड़ा सा टर्म्स गलत है ये, तो ये टर्म है आपका ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न आपका, पक्षियों के विषय में जानकारी प्राप्त करना या उनका अध्ययन करना, वो कहलाता है आपका ऑप्शन बी, थोड़ा यहां पे गलत है, इसको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है और जो इसका अध्ययन करता है उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच।